अब हम आते हैं बाकी की कहानी के ऊपर, असल कहानियाँ रिवीजन की। तो मैंने शुरू करवा दिया ना? नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा था आपका, 10 मिनट आपने पहले शुरू किया, आपका इंतज़ार कर रहा था बेटा। मैं जल्दबाजी होने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। चलें जी, आए जी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बाकी तो ओवरऑल क्वेश्चन आ ही सकता है कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी। फॉर्मेट डायरेक्ट मेथड का नहीं, इनडायरेक्ट मेथड का। डेप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होगा। परेशानी नहीं लेनी अगर क्वेश्चन में नजर ना आए तो। कहां से मिलेगा? रिटेन्ड अर्निंग के टी अकाउंट से मिलेगा। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें आप टैक्स एक्सपेंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो पीबीटी आपके पास हाजिर खिदमत हो जाएगा। लेकिन जल्दी नहीं मचानी, इसको फॉर्मेट में लिख के आगे पहुंच जाना। सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड पे पता चलेगा कि रिटेन्ड अर्निंग के लेजर में से जब सारी एंट्रीज पूरी हो गई हैं तब कहीं पे जाके निकल रहा होगा। एडजस्टमेंट फॉर डेप्रीसिएशन है, इंपेयरमेंट है, अमोर्टाइजेशन है। जितने एक्सपेंसेस हैं नॉन कैश वो रिवर्स हो जाएंगे, जितने इनकम हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, वो लेस हो जाएंगी। गेन चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो फिक्स एसेट की सोल से रिलेटेड हो। आपकी फेयर वैल्यू लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, फेयर वैल्यू गेन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कोई आपकी डेफर्ड इनकम आती है, कौन से वाली? डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। ग्रांट इनकम आपकी आ जाती है, उसको भी उठा के करेंगे यहां से गेट आउट। नॉन कैश आइटम एंट्री बता दिया मैंने, डेफर्ड लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। ये वाली एंट्री जो होगी ये उठा के कहाँ पे ले आएंगे? यहाँ पे आएगी। इंटरेस्ट इनकम कोई आ रही है, कोई डिविडेंड इनकम आ रही है, ये भी रिवर्स हो जाएंगी। बैड डेट एक्सपेंस, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ये दोनों भी रिवर्स हो जाएंगे। एक ज़माना था जब हम एक आसानी की तरफ जाते होते थे, हम कहते थे बैड एंड डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट को क्या कर दो? साइडलाइन कर दो, भूल जाओ। मुझे नहीं पता अब भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, एग्जामिनर ने जो बुक दी है उसके अंदर एक बड़ा प्यारा सा काम किया। उसने कहा बैड एंड डाउटफुल डेट को डील करने के दो मेथड हैं, एक इग्नोर कर दो और एक लेकर चलो। और अगर इंफॉर्मेशन मौजूद है क्वेश्चन में तो फिर लेकर चलोगे। ये उसने स्पेसिफिकली कहा स्टडी टेक्स्ट में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डील करना है, डील करना है। कैसे करना है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, कैसे करना है। याद से सबसे पहले इसकी डिस्कशन होनी है, पहले जस्ट फॉर्मेट में डिस्कस कर दूं। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो होती हैं उसके अंदर आपके दो चीज़ें आती हैं, एक करंट एसेट्स की डिस्कशन होती है, करंट लायबिलिटीज़ की डिस्कशन होती है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें हम साइडलाइन कर देते हैं, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट और क्या नाम है, कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह होती है, इन चीज़ों को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। मींस एक्रूड इंटरेस्ट को सेपरेट कर देते हैं, टैक्स पेबल को सेपरेट कर देते हैं। होती करंट लायबिलिटीज़ में से ही है, करंट लायबिलिटी में होती है ना इंटरेस्ट पेबल और टैक्स पेबल, इसको अलग से डील किया जाता है, यहाँ पर डील नहीं करते। तो मोटी मोटी आइटम्स इन्वेंट्री, ट्रेड, रिसीवेबल,
प्रीपेमेंट्स या डेटर्स, नॉर्मली इनको डील किया जाता है यहाँ पर। कोई और शॉर्ट क्या नाम है, इन्वेंट्री से रिलेटेड सप्लाईज वगैरह आ जाएं, वो भी यहीं पे डील हो जाएंगी। एक्रूड एक्सपेंसेस और आपके ट्रेड पेबल्स वगैरह, ये लायबिलिटीज ये भी यहाँ पे डील हो जाएंगी। अब करना क्या है, शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि आप करंट एसेट्स के लिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दें और करंट लायबिलिटीज के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दें। याद कैसे रखना है, याद डेटर और क्रेडिटर से रखना है, डेटर क्रेडिटर। डेटर का डी बंद है, ओपनिंग का ओ बंद है, और क्लोजिंग का सी शुरू होता है और क्रेडिटर का सी से शुरू होता है काम। मैं तो स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवा देता हूँ, लॉजिक ज़रूर पहले समझा देता हूँ कि किस लॉजिक के तहत ये सारा काम हो रहा है। लॉजिक इस वक्त टाइम नहीं है डिस्कस करने का, वो फिर कभी सही, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो बस ये एक शॉर्टकट है। इनको सेग्रीगेट करना ज़रूरी है, जैसे इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स लिख के बाद? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये लिखें और आगे बुलेट्स दें। ईजीएस्ट वे, ये भी हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखी और उसमें एडजस्टमेंट लिख के बगैर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखी, उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर ये आ जाए इसको एडजस्टिंग वर्किंग कैपिटल भी आपने कह रहे हैं, इसी तरह लिखते जाए विदाउट एनी सेग्रीगेशन। फिर एंड में जाके इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड के अमाउंट पेपर मुकम्मल करना है। क्या करना है, पेपर मुकम्मल करना है। वे आउट स्टार्ट का ये होगा आपका, स्टार्ट आपने ऐसे करना है, आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स हेडिंग देनी, ये लिखना है। एडजस्टमेंट 4 में एक पक्की सच्ची एडजस्टमेंट आती है डेप्रीसिएशन की, बस डेप्रीसिएशन लिखना है, स्पेस खाली, सारी स्पेस खाली। आखिरी 3 लाइंस लेफ्ट पेज की, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना है आखिरी लाइन में, आखिरी 3 लाइंस में। एक पक्की सच्ची एडजस्टमेंट अक्सर होती है ये 2 या 2 लाइंस खाली छोड़ दें, बस ये इससे ऊपर 2 लाइंस खाली होनी चाहिए। उसके बाद सारा पेज खाली, जो सी चीज़ आती जाएगी वो लिखते जाएंगे। एडजस्टमेंट 4 के लिए कोई 7-8 लाइंस यहाँ पर खाली चाहिए आपको। 7-8 लाइंस के बाद आप बेशक हेडिंग दे दें वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद लिख दें इंक्रीज ब्रैकेट में डिक्रीज प्लस में इन करंट एसेट, 3-4 लाइंस खाली छोड़ें, फिर ये वाली चीज़ लिख दें। अब जो सी चीज़ ट्रायल बैलेंस में से आती जाए क्या करते जाओ, पुट इन करते जाओ, ट्रायल बैलेंस में से देखते जाओ। ओपनिंग आना है, क्लोजिंग आना है, उसकी बात तो मैं बाद में करूँगा। पेपर का अंदाज क्या होगा, सॉल्व करने का अंदाज क्या होगा, अभी तो मैं जस्ट फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ आ जाती है वो डिस्कस कर रहा था। पेपर का वाला अंदाज अभी डिस्कस होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जिस तरतीब से जैसे जैसे काम होना है वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, एक एक चीज़ होगी, पूरा एक क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। एक डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसके अंदर क्या क्या कुछ आता है, जितनी भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती हैं, सादी सी बात। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्लस करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें ऑपरेशंस को डील करती हैं, सिवाय चंद चीज़ों को छोड़ के जिसकी आपको अलग से डीलिंग करनी है। यहाँ से गेट आउट बोल के कहीं और लेके जाना है, या कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, यहाँ पर भी डील हो सकते हैं, कहीं और भी डील हो सकते हैं, ठीक। बाकी मेजर चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड ऑपरेशंस को डील करती हैं। नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग को डील करता है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को डील करती है।
मोटी सी बात, ठीक, कहीं पे ना समझ लगे, इन रूल्स के बेसिस के ऊपर उस जगह पे ट्रीट कर दो। नॉन करंट लायबिलिटी इक्विटी फाइनेंसिंग, नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग, सारी बैलेंस शीट पूरी हो गई। इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे, करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग के अंदर, करंट एसेट ऑपरेटिंग के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस भी किधर, ऑपरेटिंग के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, अब यहाँ पर परचेजिंग भी आएगी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सेल के प्रोसीड यहाँ पर आएंगे, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट रसीद ये यहाँ पर आएगा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होती है यहाँ पर आएगी। यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, रेज डिविडेंड, नेट कैश फ्रॉम कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग एंड। डन। अच्छा जी, आप लोग पता नहीं क्यों परेशान होते हैं, हमारा एग्जामिनर तो इतना अच्छा हो गया कि उसने सारे के सारे फॉर्मेट्स स्टैंडर्ड वाले ही कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? स्टैंडर्ड वाले, पूरे फॉर्मेट्स उसने स्टैंडर्ड वाले कर दिए हैं। आइए 7 के बी पार्ट में जाएं। बी पार्ट में आप जाएंगे तो आपको एक मेथड नज़र आएगा, कौन सा? डायरेक्ट मेथड। फिर आपको मेथड नज़र आएगा इनडायरेक्ट मेथड। पेज खोलो, सामने रखो और जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वही वाले यूज़ कर दो। इनके ऊपर टिक लगा लो कि ये पहली 4 चीज़ें मैंने ये लिखनी हैं। स्टैंडर्ड वाली कौन सी बुक के अंदर हैं? बी पार्ट। एग्जाम्पल्स जितनी है बी पार्ट में, कल जो एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी बी पार्ट में, IAS 33 की एग्जाम्पल्स बी पार्ट में, ठीक। और जो स्टैंडर्ड है इन इट सेल्फ, जहाँ से थ्योरी एक्सट्रैक्ट होती है, वो ए पार्ट में। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ए पार्ट में, पूरे का पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देख के करने वाला है, रट्टे लगाने वाला तो रहा ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई है। और जब से ओपन बुक हुआ है उसने तब से पूछना शुरू किया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कोर्स में पता नहीं कब से था, उससे पहले पूछता ही नहीं था, हाथ ही नहीं लगाता था। अगर पूछता था तो 1 या 2 MCQs बस, इससे ज्यादा नहीं पूछता था। ओपन बुक होने के बाद 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा ओपन बुक के ऊपर। उसमें से आराम से देख के 8 मार्क्स में से ट्रू फॉल्स आए थे, आराम से देख के 4 मार्क्स हो सकते थे, 5 मार्क्स आराम से देख के हो सकते थे, मींस पासिंग मार्क्स को तो देख के हो सकते थे। सोचना 2-3 के ऊपर पढ़ना था। ले जी, फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर मिड एप्रिसिएशन, लॉसेस ने क्या हो जाना है? ऐड हो जाना है। इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मोटी मोटी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। आगे कुछ उसने हेडिंग्स के अंदर कुछ किया है, कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हेडिंग दी है स्टैंडर्ड में? आप लोग कह रहे थे ना मस्ट है, स्टैंडर्ड तो नहीं कह रहा कि मस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? मस्ट हुआ? मस्ट ना हुआ। वो जो आसानी के लिए क्या है, इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज इन करंट एसेट, वो आपकी आसानी के लिए क्या है कि यार करंट एसेट के लिए बस एक ही दफा इंक्रीज डिक्रीज लिखी जाए, हर दफा सोच सोच के ना लिखना पड़े। अदरवाइज आप हर एक के लिए सोच के भी लिख सकते हैं, यहां से भी देख के समझ सकते हो। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल होगा तो कैश आउट होगा, मींस एसेट इंक्रीज होंगे तो कैश आउट होगा। हम उसको कैश की लैंग्वेज में यहां पर लिख देते हैं। इंक्रीज होगा तो आउट होगा, डिक्रीज होगा तो ऐड होगा।
डिक्रीज इन इन्वेंट्री होगी तो कैश बढ़ेगा, डिक्रीज इन पेबल होगा तो कैश कम होगा, सामने मौजूद है। आगे एक मोटी सी हेडिंग ये दी हुई है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लिखना जरूरी है। इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल सादी सी बात, कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। आगे चलें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्विजिशन ऑफ फलाना फलाना, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट, जितनी भी प्रोसीड ऑफ नॉन करंट एसेट आएंगे वो यहां पे, इंटरेस्ट रसीव्ड, डिविडेंड रसीव्ड, मोटी मोटी सी बातें। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, डिविडेंड पेड, उसके ऊपर एक ए लिखा हुआ है और ए में जाके बताया हुआ है कि ये डिविडेंड जो है ये पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबल क्या हुआ, यहां पर हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा। एक्सपेंस और पेड में फर्क नहीं हो सकता जी, एक्सपेंस और पेड में फर्क भी तो हो सकता है, मतलब एक्सपेंस इतना तो लेकिन पे इतना। तो डिविडेंड का कौन सा एक्सपेंस होता है? डिक्लेयर हो, कह रहे कि डिक्लेयर हमने एक्सपेंस तो कोई नहीं होता, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, उसकी तो दो एंट्रीज होती हैं, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर डिविडेंड पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है तो आप आराम से डिविडेंड पेएबल के अकाउंट से निकाल लेंगे, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आ रहा तो फिर रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट से ही निकल कर आ जाएगा, ठीक। लेकिन लिखना कहां पे है, यहां पे लिखोगे ये प्रेफरेबल है एज पर स्टैंडर्ड। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या डिक्रीज लिख दोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड एंड ऑफ द पीरियड, कहानी खत्म। स्टैंडर्ड में फॉर्मेट मौजूद है, एक एक वर्ड मौजूद है। कौन सा मेथड हुआ, फॉर्मेट कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं डायरेक्ट की, क्या बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड। और हमारा एग्जामिनर इतना अच्छा है, उसने जितने भी पुराने क्वेश्चंस थे सारे उठा के इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दिए और हमें वक्ता डाल दिया। मीन्स मुझे भी पूरे क्वेश्चंस सारे की सारी वर्किंग्स उठा के बुक के अंदर क्या करनी पड़ी, चेंज करनी पड़ी। मैंने कहा दो इस मेथड के तहत चला तो मैं भी इस मेथड पे कन्वर्ट करता हूं, फिर बस वे आउट हमारा डिफरेंट था, उसका तरीका कार एक स्टेटमेंट फॉर्म में वर्किंग्स करने का है, हमारा टी अकाउंट से वर्किंग करने का, क्योंकि टी अकाउंट से वर्किंग्स आसानी से निकलती हैं जर्नल एंट्रीज के जरिए, लेकिन अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। क्या लफ्ज यूज किया उसने, सिर्फ कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, दूसरी लाइन कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज, कहानी खत्म। कस्टमर में आ जाएंगे, अदर इनकम से भी कोई चीज रिसीव हुई है वो भी आ जाएगी, पेमेंट के अंदर सप्लायर एंड एम्प्लॉयज, सप्लायर हर किस्म के सप्लायर के अंदर हर वर्ड आ जाएगा, चाहे वो सप्लायर ऑफ परचेजेस है, क्रेडिटर हैं, चाहे वो सप्लायर ऑफ एक्सपेंसेस हैं, सारा कुछ क्या हो जाएगा, ठक करके इसके अंदर फिट इन हो जाएगा। बस हमारी वर्किंग्स होंगी, यहां पे हम प्लस करेंगे, टोटल लिख देंगे, क्या चीज आ जाएगी, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, बाकी तो कहानी वही है। लिहाजा दो लाइंस में काम हो जाता है। आपने तीन करनी हो तो कर लें, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस करना चाहें कर दें, कोई करता तो, लेकिन स्टैंडर्ड में और हमारी बुक के अंदर उसने बस दो के ऊपर कन्फाइंड कर दिया उस चीज को। ठीक है जी, क्या स्टैंड उनको नहीं पता था कोई एक्सपेंसेस भी होते हैं, स्टैंडर्ड वाले को नहीं पता था, क्या पता था ना, स्टिल उन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं उसके अंदर सारी कहानी फिटन होती है। तो हम वही वाला फॉर्मेट यूज कर लेंगे तो ज्यादा सही है, जो स्टडी टेक्स्ट में उन्होंने यूज किया, जो स्टैंडर्ड में है। भूल भी जाएंगे तो क्या करेंगे, था जेपी, कहानी खत्म। जेपी है ना, और क्या है, जेपी है, और इससे बढ़कर और क्या जेपी हो सकती है कि रट्टे की जरूरत नहीं है। कोई चीज भूल जाते हो उठा के देख के लिख दो, ये चीज भूल जाते हो कि इन्वेस्टमेंट इनकम ने ऐड होना था, लेस होना था,
देख के कर दोगे, भूल जाता है इंसान। कोई मेरे वर्गा हो तो शायद ज़्यादा भूल जाता हो। मैं तो बस इतनी हेल्प कर सकता हूँ, आपको ये बता दूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। जी बेटा, कहाँ पर किसी ने क्वेश्चन के लिए हाथ रेस किया था? हाँ जी बताएं। तो जिस तरह ये लिखा हुआ है, हाँ, ये चेंजिंग किया उसने स्टैंडर्ड प्रोग्राम में जितनी फास्ट एग्जांपल दिए, तो इसका मतलब चांस बढ़ गए इसके, किसके? इस फॉर्मेट के सवाल पूछने के। इसके चांस बढ़ चुके हुए हैं डायरेक्ट मेथड के। पहले नहीं पूछा जाता था, क्यों बढ़ गए हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस आने की वजह से। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाया जाए, बड़ा सा क्वेश्चन बनाया जाए, सही लेवल का बनाया जाए, तो वो 15 मार्क्स के करीब का बनेगा। अब उसकी जरूरत बन गई है 10 मार्क्स की भी, 8 मार्क्स की भी। पहले उस तरीके से जरूरत नहीं थी। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो उसके पास इतने टॉपिक्स होते थे और उसने खुला छोड़ा हुआ था एक जमाने में, जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछे, सारे के सारे 15-15 मार्क्स से पूछ रहे, 6 क्वेश्चन हो बस। अब उसने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है कि 3 मार्क्स से, 3 क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन मैंने नहीं पूछने 50 मार्क्स से ऊपर। मीन्स उसकी जरूरत क्या हो गई है? कम क्वेश्चन, कम मार्क्स की। अब कम मार्क्स के लिए एक बेस्ट सोर्स है ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड। बहुत अच्छा सा सोर्स है, इस वजह से इसकी जरूरत बढ़ गई है। अगर मैं एनालाइज करूं, हिस्टोरिकली आपको नहीं मिलेंगे, हिस्टोरिकली आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे और R1 के लेवल पर सिर्फ 1 क्वेश्चन मिलेगा, R2 के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जामिनर ने वही R2 के क्वेश्चन उठाए हैं और क्या किया, अपनी बुक में फेंक दिए। और हमारे एग्जामिनर ने बुक के अंदर एक और काम किया है, जोन जोन से क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते थे दोनों मेथड से सॉल्व कर दिए। मींस वो खुद एम्फेसिस कर रहा है कि मैंने अब डायरेक्ट मेथड को भी क्या करना है, पूछना है। तभी उसने प्रैक्टिस मटेरियल भी इजाफा किया ना। कोर्स में पहले भी था, अब भी है। जितने उसने नहीं भी पूछे हुए थे, मैंने वो भी उठा के डाल दिए हैं, कंसिडरिंग कि भाई अब क्या हो रही है, चेंजेस आ रही हैं। पहले डायरेक्ट मेथड की जरूरत नहीं थी एज सच। इंडस्ट्री में नहीं पूछा जाता, इंडस्ट्री में इनडायरेक्ट ही चलता है, प्रैक्टिकली इनडायरेक्ट ही चलता है। इसी वजह से हर कोई कौन सा पूछता होता था, इनडायरेक्ट मेथड पूछता था। इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में वही चलता है। तो अब मजबूरी है, लेकिन अब आपके जो सिनेरियो है ना, उसके मुताबिक मेरे नज़दीक अब सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाकी तो दोनों मैच रहे। क्वेश्चन शॉर्ट बनाएगा, उठा के यहाँ से दे देगा। छोटा क्वेश्चन बना के तीनों पूछ ले। क्या? वो तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कि वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसकी नीड के मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कि 2 क्वेश्चन में भी वो पूछ ले। आए जनाब, कहानियाँ काफ़ी हो गई, वापस आ जाएं ज़िंदगी में। ये फॉर्मेट आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या कुछ आएगा जी? क्यों बच्चों जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या कुछ आ सकता है? कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक एंड कैश। बैंक एंड कैश। कैश एंड बैंक तो पक्का सच्चा आता है। और क्या क्या कुछ आ सकता है? अगर आपको कहता है कि बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या कुछ लिखा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। 4 चीजें लिखी जा सकती है। आप बस ऐसे लिखेंगे कि 4 चीजें लिखी जा सकती हैं, मैं लिखूंगा। हैं? बस ये लिस्ट बना दोगे। सर लिस्ट ही बनाएंगे और क्या करेंगे? आप लिस्ट नहीं बनाओगे, आप स्टैंडर्ड खोलोगे और स्टैंडर्ड खोल के स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में लिखोगे इज्जत माब कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या कुछ लिखा जा सकता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 1 पैरा या 2 पैरा, 3 पैरा, 3 पैराज हैं। क्या करोगे? 3 पैराज में से एक्सट्रैक्ट करके लिखोगे क्या क्या कुछ लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में ही बात होनी चाहिए। कैश इक्विवेलेंट आर हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स।
investment or other purposes. For an investment to qualify as a cash equivalent, for an investment to qualify as cash equivalent, it must be readily convertible into known amount of cash. जो मीन कर लें। हाँ, पढ़ा जा रहा है जी? कैमरा मैन पढ़ा जा रहा? नहीं पढ़ा जा रहा तो खैर है, फिर मैं बोल तो रहा हूं ना, आवाज तो जा रही है। पैरा 7 पढ़ रहा हूं मैं, ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया यार, कोई बात नहीं है, मैं 2 हिस्सों में करके बोल दूंगा। It must be readily convertible into cash and be subject to an insignificant risk of variation, insignificant risk of change in value. Therefore, investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity. और शॉर्ट मेच्योरिटी क्या होगा? ऑफ, आगे क्या कहता है स्टैंडर्ड से कितने महीने? 3 month or less from the date of स्टैंडर्ड ने खुद क्या क्या दिया? ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसकी मेच्योरिटी क्या होगी? 3 महीने या उससे कम की होगी, वो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रहेंगी। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज में थोड़ा सा क्या हो गया? इजाफा एज पर स्टैंडर्ड हो गया कि भाई 3 महीने वाली लेनी है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, शेयर वाली इन्वेस्टमेंट हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती है, वो शामिल नहीं होगी, वो शामिल नहीं होगी। Unless they are in substance cash equivalents. For example, in the case of preferred shared acquired of short period of their maturity and with a specified redemption date. आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं, रिडीमेबल खरीदे हुए हैं और उनकी मेच्योरिटी शॉर्ट है से 3 महीने वाली, तो तब वो क्या हो जाएगा? क्वालिफाई फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। कौन सा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद शॉर्ट मेच्योरिटी। आपने इन्वेस्ट की हुई है, इशू नहीं किए हुए, ये चीज आ जाएगी। अब ये वाली चीजें हैं जो स्टैंडर्ड में मौजूद हैं, लिखी हुई हैं, एग्जामिनर ने क्या करनी है? आहिस्ता आहिस्ता फेंकनी है। किसी ना किसी क्वेश्चन में ऐसे उठाएगा और उठा के इसकी कहानी लिख देगा और नीचे इंफॉर्मेशन में ये बता देगा कि इसकी मेच्योरिटी शॉर्ट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर वो कहाँ पे ले जाएंगे? कैश इक्विवेलेंट में ले जाएंगे। नहीं तो, और अगर ये लिख दे 6 महीने के बाद की मेच्योरिटी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर कहेगा कि इशू ही हुए हैं और सिर्फ 2 महीने की मेच्योरिटी के हैं, तो क्या हम दिसंबर में खरीद सकते हैं ना? शॉर्ट मेच्योरिटी का मतलब क्या है? शॉर्ट मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि जनाब 2 साल पहले खरीदे थे, अब 1 महीने बाद मेच्योर होने वाले हैं। शॉर्ट मेच्योरिटी का मतलब है इशू ही बस 2-3 महीनों के लिए हुआ है, उसका टाइम फ्रेम ही 2-3 महीने है। यह है उस शॉर्ट मेच्योरिटी का मतलब। आगे चलें। बैंक बोरिंग्स आर जनरली कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। However, in some countries, overdraft which are repayable on demand form an integral part of entity's cash management. Bank overdraft and included as cash and cash equivalent. ये पूरी कहानी लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, खाली बस बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने से मार्क्स नहीं मिलने। सर इस तरह का जो अगर सवाल आया वो आएगा 4 to 5 मार्क्स का, तो या उठाएंगे, इसके बुलेट्स बनाएंगे, कर देंगे। एग्जामिनर को यह भी नहीं अंदाजा होने देना कि आपने देख के लिखा है और क्या
दिखना भी देख के है। नकल के लिए अकल की जरूरत है बस। एग्जामिनर को यह भी नहीं पता चलना है क्या क्या लिखा है, देख के लिखा है। तरतीब चेंज, पहले इसको लिखोगे, फिर इसकी कहानी लिखोगे, फिर इसकी कहानी लिखोगे। दिस इज द वे आउट टू डील। स्टैंडर्ड से उठा के लिखना है बस, ऊपर से शुरू होकर यहां तक लिखना नहीं है तरीकाकार। तरीकाकार है तरतीब आगे पीछे कर दो, बुलेट्स में कर दो, आंसर वही वाला पूरा कर दो। 5 मार्क्स का आ जाएगा अगर आपने ये पूरी कहानी लिख दी। ये बताएं 5 के 5 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? और अगर वही वाली 3 लाइंस लिखोगे, बैंक ओडी, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक, कहानी खत्म। मार्क्स आएंगे 5 में से 1 से 1.5 मार्क्स आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन 5 में से 5 के 5 आ सकते हैं कहानी लिख दो तो। थोड़ी सी आगे पीछे कर दो, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दो, लेकिन कहानी पूरी हो। और क्या चीज है? कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कंस्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। कैश एंड कैश की मूवमेंट को एक्सक्लूड कर रहा है। तो चीजें स्टैंडर्ड में मौजूद हैं और बर्मला ओपन बुक में ऐसे पेपर आ चुके हुए हैं जिसमें ऐसे ही देख के लिखना था। IS 20 में देख के लिखना था, पूरा पैरा एक दिया हुआ था देख के लिखने वाला, वही काम करना था, बुलेट्स में लिखना था। जिसने आराम से देख के लिख लिया 4 के 4 मार्क्स उसके, जिसने नहीं लिखा उससे 2 मार्क्स भी पूरे नहीं होते। आपके सामने एग्जाम्पल सामने है, मैंने आपसे ही पूछा था, आपको पता भी था, लेकिन एग्जामिनेशन के लेवल का वो आंसर नहीं था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कहानी भी हो गई बच्चों। वापस आ जाओ जिंदगी में। आपने कहा था कि अगर 3 महीने तक है या उससे कम है तो फिर वो इधर आएगा कैश एंड कैश। जब मैंने नहीं कहा था, स्टैंडर्ड ने कहा था, मतलब आप एक्सप्लेन, मैं तो नहीं कह रहा था। हाँ, मैं अपने पास से तो कह ही नहीं रहा। अगर फिर आपने कहा कि अगर 6 महीने होगा मतलब इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। इन्वेस्टिंग में आएगा। हाँ जी, इन्वेस्टिंग में है। इन्वेस्टिंग में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फाल करेगा। मैंने तो मोटी मोटी कैटेगरी बताई थी कि भाईजान नॉन करंट एसेट की डीलिंग कहां पे होती है, वहां पे होती है। और करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में भी कुछ एक्सेप्शंस का भी लफ्ज बोला था। उसमें ले जाए जो करंट एसेट है वर्किंग कैपिटल तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्वेस्टिंग है ही नहीं, वो ऑपरेटिंग है ही नहीं, है ही इन्वेस्टिंग, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पीएन को बुलाना जी बेटा। रिडेम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर सकते हो, आप इशू कर सकते हो। आप नहीं, कंपनी इशू कर सकती है, कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी ए ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, कंपनी बी खरीद सकती है। अब कंपनी बी की कैश फ्लो बना रहे होगे तो उसने क्या किया होगा? इन्वेस्टमेंट की होगी। क्या किया होगा? इन्वेस्टमेंट की होगी। किस में? उस कंपनी ए के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में। अब खरीदे हुए हैं शेयर्स, उसकी मैच्योरिटी है 3 महीने। क्या है? 3 महीने रखा ही 3 महीने के हैं, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं ही 3-3 महीने के। तो ये कहां पर फाल कर जाएंगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक, दिखने में कहां पे आ रहा होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नजर आ रहा होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखा होगा और नीचे एडजस्टमेंट में बताया होगा कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ 3 months, ऑफ 2 months। अब एक बंदा होगा उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील करेगा, दूसरा बंदा होगा उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डील करेगा, और एक बंदा होगा लिख देगा जहां पे भी डील किया और उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी लिख देगा। कैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील किया जा सकता है, ऐसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी लिखा जा सकता है।
लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या हैं, आपसे जस्ट पूछ ले कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या कुछ लिखा जा सकता है, तो फिर है यहां से देख के कॉपी पेस्ट। जनाब इज्जत माफ, क्या हाल है आपके जनाब? बात में लग गई है जी, है छोटी छोटी सी बातें, आगे बढ़ें। लें जी, एक आ गया क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का। क्या आ गया जी? डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आ गया। कहते हैं तो मैं इसके ढेर सारे लेजर्स डिस्कस करता हूं। आई डू हैव ढेर सारे लेजर्स, सारे के सारे लेजर्स, लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं, दो एक तरीकाकार रिवाइज हो जाएगा। 2014 में ये पूछा गया वो क्वेश्चन है, आई हैव अमेंडेड इट फॉर यू एट योर लेवल। मीन्स FAR 2 के लेवल पे कोई डेफर्ड टैक्सेशन और इस तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं जो R1 में पढ़ने वाली नहीं होती हैं, तो हमें क्या करना होता है, उसको क्वेश्चन को अमेंड करना होता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का 30 जून 14 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फॉर्मेट क्या होगा? क्वेश्चन से देख, उधर लिखा हुआ है क्या? रिसीट फ्रॉम कस्टमर, पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, कहानी खत्म। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। अब सारा का सारा काम किस में होना है? वर्किंग्स में। डायरेक्ट मेथड में वर्किंग्स कौन कौन सी होंगी? डायरेक्ट मेथड में वर्किंग्स कौन कौन सी होंगी? डायरेक्ट मेथड में बच्चों वर्किंग्स होंगी आपकी ये 3-4। एक डेटर ग्रॉस, एक क्रेडिटर की ग्रॉस, हाँ ग्रॉस, एक एक्सपेंसेस पेबल की और एक इन्वेंटरी की। ये मेजर 4 वर्किंग्स होंगी मेजरली। साथ अदर इनकम की आ सकती है। क्या आ सकती है? अदर इनकम की आ सकती है कि उसकी रिसीवेबल पेबल की कहानी आ जाए। मेजरली मोटी मोटी वर्किंग्स ये होंगी। जो हम टी अकाउंट में बनाते हैं, हमारा एग्जामिनर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाता है, ये उसकी वर्किंग है लंबी चौड़ी, हमारी ये टी अकाउंट के अंदर वर्किंग्स। मेरा ख्याल आप सब भी टी अकाउंट से ही करते हैं, ऐसे ही है ना? क्योंकि सारे पढ़ाने वाले टी अकाउंट से ही पढ़ाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेटमेंट फॉर्म से पढ़ा रहा होगा, समझाओ मैंने लिख दी हुई है। अच्छा जी, आपने एक काम करना है, कैश एंड क्रेडिट दोनों से इकट्ठी लेनी है एक चीज़। नॉन कैश एडजस्टमेंट्स यहाँ पर एक डिस्काउंट अलाउड की आ जाती है, एक बैड डेट रिटर्न ऑफ आ जाती है। क्रेडिटर के अकाउंट के अंदर सिर्फ क्रेडिटर हो जाएंगे, परचेजेज आपने कैश और क्रेडिट दोनों ले ली हैं। एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है जो नॉन कैश हो जाती है एंट्री, बस जी। क्रेडिट पे सेल हुई तो कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो डेटर में सीडी में आ रहा है ना रिसीवेबल। असल में हमें चाहिए क्या? रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। मैं कैश सेल्स को अलहदा से करूं, क्रेडिट को अलहदा से करूं और एक वक्ते में पढ़ूं। क्या कैश डेबिट इस साइड पे हो रहा है, कैश क्रेडिट भी साइड पे हो रहा है? वो कैश, वो कस्टमर से सारा कैश इकट्ठा आ जाएगा। इस वजह से फुल सेल्स ले लेंगे, ठीक? वक्ते में नहीं पढ़ेंगे कि कैश क्रेडिट सेल्स को अलहदा करें और कैश सेल्स को अलहदा करें और अलहदा से लेकर जाएं टॉप पर। सारी सेल्स को उठाओ, सारे का सारा कैश इधर आ जाएगा, चाहे वो डेटर से आया हुआ है चाहे वो आपका कैश की सेल्स का है, इकट्ठा ही डील हो जाएगा। नॉन कैश एडजस्टमेंट जो मेजरली डील होंगी वो कहां पे होंगी? एक्सपेंसेस में होंगी।
एक्सपेंसेस में बीडी आ जाएगा एक्रूड पेएबल, प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज वगैरह आ जाएंगी बीडी में, इसी तरह से सीडी में आ जाएंगी। असल कहानी आएगी आपकी यहां पर एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस वो वाले लेने हैं जो पे हो सकें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट जिसकी एंट्री हो सके, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट जिसकी एंट्री हो सके और जिसने बाद में पे होना हो। क्या बैड डेट की एंट्री ऐसी होती है, बैड डेट डेबिट और पे कैश क्रेडिट? कभी डेप्रीसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट सुनी हो, कभी इंपेयरमेंट लॉस कैश क्रेडिट सुना हो? तो ये सारी की सारी डिस्काउंट अलाउड डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं सुना ना? तो वो वाली चीजें क्या कर देनी है, वही सारी चीजें कह सकते हो जो एडजस्टमेंट 4 में डील करते हो, नॉन कैश सेपरेट करते हो, वही सारी चीजें क्या हो जाएंगी यहां पर आउट भी करनी होंगी एक्सपेंसेस की वर्किंग के अंदर। मोटी मोटी सी मैंने लिखी हुई हैं कि आप एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो दिए हैं वो ऐड करेंगे, अदर एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, इसमें से डेप्रीसिएशन को गेट आउट करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस को गेट आउट कर देंगे, बैड डेट को गेट आउट कर देंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल को, फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, डिस्काउंट अलाउड को, इनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड तो खैर अब सेल्स के अंदर नेट ऑफ हो जाता तो शायद नहीं आ रहा होगा। सेल्स कौन सी लेनी है, कैश क्रेडिट दोनों लेनी है, ये भी कर सकते हैं और लेस डिस्काउंट अलाउड भी कर सकते हैं, यहीं पे लेस कर दें, दैट इज आल्सो पॉसिबल। फिर यहाँ पे नहीं आएगा अगर वहीं पे लेस हो जाएगा तो ठीक। तो डिस्काउंट अलाउड नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस में फाल ही नहीं कर रहा होगा। पुराने ज़माने में एक्सपेंसेस में फाल करता था, वो एक्सपेंसेस में फाल नहीं करेगा, वो सेल्स में ही एडजस्ट होगा। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट अलाउड। ले जी, ये होगी डायरेक्ट मेथड के साथ वर्किंग्स जो होनी है। और हम कर रहे थे क्वेश्चन कौन से वाला, स्काई लिमिटेड। फॉर्मेट आपने बना दिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा कि जनाब मुझे करना क्या है, मेरे पास है क्या क्या कुछ, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम है, फाइनेंशियल चार्जेस पेड है, टैक्स पे एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल नज़र आ रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल आ रहा है, ट्रेड पेबल आ रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है। Additional information. At the time of acquisition, asset and liabilities were valued as under. क्या चीज़ एक्विजिशन की है जी? 1 जुलाई पर हमने बिजनेस मून एंटरप्राइजेस से परचेज किया। कमेंस इट्स बिजनेस ऑन 1 जुलाई 13 बाय परचेजिंग द बिजनेस ऑफ मून एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, स्टॉक एंड ट्रेड खरीदा, ट्रेड रिसीवेबल खरीदा, ट्रेड पेबल खरीदा। ड्यूरिंग द ईयर एसएल इनकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 70 million। लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिलेट्स टू अ कार विच वाज डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। इट्स कॉस्ट एंड WDV एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वाज 5 million and 4 million रिस्पेक्टिवली। देयर इज नो अदर डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। कैसे क्वेश्चन शुरू करेंगे? फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करेंगे? लेजर्स कौन कौन से? नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रहने नहीं दे सकते। रीजन वो उसमें आएगा। डेप्रीसिएशन कहां से मिलेगी आपको? पीपीई के से। नॉन कैश आइटम्स बहुत सारी आपको कहां से मिल रही होंगी? पीपी से। वो तो मैंने डायरेक्ट मेथड से जो डिस्कस की थी वो तो मोटी मोटी चीजें थी ना। बाकी नॉन कैश निकालनी कहां से है? पीपी से निकलेगा नॉन कैश आइटम। लेकिन इधर हम करंट टैक्स से नॉन कैश तो बेटा जानी डेप्रीसिएशन कहीं पे दी हुई है ऊपर, अगर ऊपर दी होगी तो ठीक है, अगर नहीं दी होगी तो निकालनी पड़ेगी। नॉन कैश अभी मैंने डिस्कस किया, क्या डेप्रीसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री पास कर सकते हो? पीपी में तो पास कर लेंगे। क्या डेप्रीसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री पास कर सकते हो?
मर्जी है भाई तेरी, जो तू कर लेंगा तो ठीक है। एंट्री पूछ रहा हूँ डेप्रीसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री पास कर सकते हो कभी? और नहीं ये तो नहीं होती ना। हाँ तो फिर क्यों 4 दफा कह रहा कि हाँ तो कर लेंगे। मैं तो क्या कॉम्प्रेटिव डेप्रिसिएशन और नहीं वो उसका पूछो। चले जी, आपने फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट बनाने के बाद आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिखे। क्या किया? ओपनिंग क्लोजिंग लिखे। जोन जोन से गिवन किए हुए हैं। कौन कौन से गिवन किए हुए हैं जी? एक पीपीई का गिवन किया हुआ है क्योंकि आपने ये खरीदे थी चीज़ें, तो ये ओपनिंग हो गया। आपने पीपीई ये डेप्रीसिएशन के लिए बनेगा। स्टॉक एंड ट्रेड बनाना ही बनाना है, ट्रेड रिसीवेबल बनाना ही बनाना है, पेबल बनाना ही बनाना है। तो ये 4 आपने ओपनिंग उठाए और एग्जामिनर की अच्छी बात, जोन जोन से रिलेटेड लेजर थे उसने सिर्फ वही वाले दे दिए। सोचने का मौका तब पड़ता है जब ढेर सारे और बनाना सिर्फ क्या हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, तो वहां पर पीपी लाजमी हो जाएगा ताकि वहां से आप बैलेंसिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल सके, इंपेयरमेंट लॉस निकाल सके। ठीक है जी। तो आपने ये 4 ओपनिंग लिख दी है। किधर किधर आ रही हैं ओपनिंग, ताकि मैं सारी बात मुकम्मल करूं ना। एक ये आ गया, एक ये आ गया 12, एक इन्वेंट्री का आ गया और एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। 52, 4, 12 और 8, क्या यही है? 52, 4, 8 और 12 ये ओपनिंग लिखे गए। उसके बाद क्या करना है आपने? एक एक एडजस्टमेंट को देखना है। क्या आपके पास सेल्स पूरी दी हुई है? पूरी दी क्या एंट्री पास करेंगे? डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सारी की सारी। यहां पर कोई लिखी होती ना 60% क्रेडिट, तो उसको कहना था भाई तू तो है ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे सारी चाहिए। 172 डेटर के अकाउंट में जाके लिख देंगे। डेटर के अकाउंट में 172 लिखी गई। नेक्स्ट क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ पे लिखी जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। आप ये 80 उठाएंगे और इन्वेंट्री के अकाउंट में जाके लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, स्टेप बाय स्टेप। फिर आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये नीचे पेपर ये अब सारे के सारे दिए हुए हैं। नीचे पेपर अच्छा जी, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एक ये वाला, ये उम्मीद है नॉन कैश ही होगा, ये कैश होगा, कैश वाला होगा क्योंकि उसने नॉन कैश अलहदा करके दे दिए हुए हैं इत्तफाकिया तौर पर। बेहतर तो ये था, मज़ा तो तब आता कि वो क्या करता 80 जमा 6 40 जमा 6 46 लिखा होता। उसने क्या लिखा होता? मैं ऐसे कहता हूँ कि 40 जमा 6 यहाँ पर 46 लिखा होता और नीचे जाके एडजस्टमेंट में लिखा होता ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड बैड डेट ऑफ ₹6। मज़ा तब आना था, क्वेश्चन में मजीद थ्रिल तब आनी थी। पुत्र जी जी आ गई थले तो कर देंगे, ना आई तो मौजा मारांगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रीसिएशन नॉर्मली उसमें शामिल नहीं की होती। अगर शामिल की हो उन्होंने तो बताते हैं, अगर की होगी तो वो बताएंगे, फिर हम उसको कहेंगे भाई तू भी निकल जा। बहुत बड़ा काम होता है। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन कहाँ पे जानी है? नहीं, असल में ना कॉस्ट ऑफ सेल्स मुख्तलिफ किस्म की होती है बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर 4-5 चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक, तो ओवरहेड्स के अंदर एक चीज़ डेप्रीसिएशन भी होती है, खर्चे। ठीक, एक चीज़ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना। अगर आप जस्ट खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं फिर कुछ भी नहीं आएगा, फिर वही परचेजेज ही आ रही होंगी उसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो उसके अंदर क्या क्या कुछ आएगा? मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा, उसके अंदर ओवरहेड्स भी आएंगे। और ओवरहेड्स में एक खर्चा कौन सा आपका? डेप्रीसिएशन का। ठीक, तो वो डेप्रीसिएशन का खर्चा, अगर प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन है
तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में फॉल कर रही होगी। अगर फॉल कर रही होगी तो आप उसे गेट आउट बोल देंगे, वहाँ से निकाल देंगे। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, मैंने गलती कर दी, जैसे भाई ने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स में 80 में कोई डेप्रीसिएशन नहीं होगी। अगर नीचे जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यार डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रीसिएशन 5 की शामिल है और मैं तो 80 लिख चुका हुआ हूँ, फिर ठीक कैसे करूँगा वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं जाऊँगा, इन्वेंट्री में गलत इन्फॉर्मेशन लिखी गई है ना, इन्वेंट्री में नहीं जानी चाहिए, इन्वेंट्री में नॉन कैश होनी चाहिए यहाँ पर, जो मैंने बाय किया उससे रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, जाके यहाँ पर 5 माइनस कर दूँगा, बस दैट्स ऑल द गेम। इतना सा काम करना है, कटिंग भी नहीं करनी, कटिंग भी नहीं करनी, 5 माइनस कर देना है, नॉन कैश निकाल देना है बस। पुत्र जी जितने दिल करेगा मुझे कर देना। मैं तो एक कह सकता हूँ यार कटिंग भी छोड़ो, मारो गोली, ना करो कटिंग, 80 में से 5 माइनस कर दो। आपका दिल कर रहा है काट के 75 लिखने का, लिख दें, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मज़ा आना था जब 40 में जब 6 शामिल होता और हमें बाद में निकालना पड़ता। लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम भी शामिल होता तो और ज़्यादा मज़ा आना था। मीन्स यहाँ पर हमें 48 दिया होता, मैं जाता वर्किंग के अंदर और लिखता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 48 लेस इसमें से करता बैड डेट, लेस इसमें से करता लॉस 6 और 2, और फिर मैं पहुंचता 40 पर, और ये 40 पर उठाता और लेकर जाता जनाब एक्सपेंसेस के अकाउंट के अंदर। एक्सपेंसेस का अकाउंट किधर है, एक्सपेंसेस में फिर मैं जाके 40 लिखता। वर्किंग बना के, गॉट द पॉइंट बच्चों? पता चल गया कि कैसे चीज शामिल होगी और कैसे आपको क्या करना है, उसे नॉन कैश को अलहदा करना है और फिर लेकर आना है। अच्छा जी, ये 40 आ गया, बैड डेट सेपरेट हुए, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेपरेट हुई, फाइनेंस चार्जेस पेड, इंटरेस्ट पेएबल के अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट पेएबल कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लोजिंग आ रहा है, ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड एक्सपेंडिचर इतना, लॉस ऑन सेटलमेंट इतना, और सारा का सारा ही पेड हुआ लग रहा है, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग कोई दिया नहीं हुआ लग रहा। प्रोविजन ट्रेड पेएबल, फाइनेंस चार्जेस पेड, यस, और ये पेड भी लिखा हुआ इसने। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया होता तो हम वहाँ से निकाल कर लिख रहे होते। अभी सरे दस्त है, इन्फॉर्मेशन 8 उठाएंगे और अपने ओरिजिनल आंसर के फॉर्मेट में 8 जाके इंटरेस्ट पेड लिख देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, टैक्सेशन एक्सपेंस है 19 का, इसका ओपनिंग क्लोजिंग भी अवेलेबल होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नेट ऑफ पेमेंट्स, कितना अच्छा है हमारा एग्जामिनर। एक उसने साइंस लगाई है हमारे साथ, क्या लगाई है, साइंस लगाई है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नेट ऑफ पेमेंट्स, इसका क्या मतलब है? इस लाइन की एक साइंस है पूरी। वो साइंस क्या है? नेट ऑफ पेमेंट को डील करने का तरीकाकार। बेटा जी, एज्यूमिंग बीडी आ रहा था 50, सीडी आ रहा था, एक्सपेंस मैं एज्यूम कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ये 19 आ रहा था, क्या आ रहा था, 19 आ रहा था। अब यहाँ पर 55 आ रहा हो तो कैश क्या होगा जी? 14 है, 14, अच्छा। अब इसमें से मैं ओपनिंग क्लोजिंग सारा कुछ गायब करता हूं और मैं कहता हूं नेट ऑफ एक्सपेंस में डेबिट बन रहा है, क्रेडिट बन रहा है। अब आप ये देख के सिर्फ बताएं, पहले एज्यूम करें। ओपनिंग क्लोजिंग 0 है तो ओपनिंग क्लोजिंग 0 तो नहीं, नहीं एज्यूम नहीं करना। इस तरीके से क्या हो रहा है ये बताएं। सब चीज़ों को नेट ऑफ करूंगा तो क्या बन रहा है? डेबिट
डेबिट में बनेगा क्रेडिट में बनेगा। चलें ओपनिंग क्लोजिंग आप ज़ीरो करके तसव्वुर कर लें। अब बताएं क्या बनेगा। नेट ऑफ कैश, ये फिर क्या बन रहा है, डेबिट बन रहा है। हमें क्या चीज़ दी हुई है, क्रेडिट दी हुई है। ये बड़ी साइंस आ गई है। नेट ऑफ पेमेंट्स क्रेडिट बैलेंस, नेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट बन रहा है। नेट ऑफ पेमेंट क्या बन रहा है, क्रेडिट बैलेंस ही बन रहा है ना। ये क्रेडिट बैलेंस बन गया। ये उसने कहा है आपको कि नेट ऑफ पेमेंट क्या बन रही है, क्रेडिट बन रही है। अब अगर यही चीज डेबिट होती तो क्या हो रहा था, तो इस साइड पे रहता तो फिर एक्सपेंस के लिए। फिर ये ज्यादा होना था और सीडी यहां पे बन जाना था। ये एक साइंस है, अच्छी साइंस है, अच्छी साइंस बनाई हुई है उसने। मैं गलत तो नहीं कर रहा, सही है, सही है, सही सही कर रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ। सही अभी तक सही आ रहा है। अभी तक तो सही समझा रहा हूँ। ठीक है जी। यस, नेट ऑफ पेमेंट का मतलब अब बैलेंस बनाया उसने, ओपनिंग क्लोजिंग गायब कर दिए। ओपनिंग क्लोजिंग क्या कर दिए, गायब कर दिए। उसने कहा मेरा नेट ऑफ पेमेंट एक वैल्यू बन रही है, वो क्या बन रही है, 5 क्रेडिट बन रही है। तो हमने ओपनिंग 0 उठाया और क्लोजिंग क्या किया, 5 का क्रेडिट में उठा दिया, नेट ऑफ पेमेंट। और फिर हमने एक्सपेंस लिखा 19 का और कैश पेड निकाल लिया 14 का। नेट ऑफ एक्सपेंस होता तो बीडी में जाता। क्या नेट ऑफ कैश है ना, अगर यही नेट ऑफ एक्सपेंस होता तो वो बीडी में जाता, जैसे फाइल। नहीं, ये इंक्रीज डिक्रीज बता रहा है। बीडी में तब जाता जब आपका लिखा होता डेबिट में, फिर डेबिट साइड पर बैलेंस आ जाना था, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आना था। ठीक है जी। अगर यहां पर यही चीज बेटा जी 5 यहां पर लिख दी होती, क्या लिख दी होती, 5 यहां पर लिख दी होती, तो फिर मेरा बैलेंस ये बनना था, सीडी में जाना था, सीडी में जाना था, फिर डेबिट बैलेंस बस बन जाना था, फिर डेबिट बैलेंस बन जाना था, फिर इधर आ जाना था। 5 का बैलेंस यहां पे होता तो यहां पे आ जाना था। ठीक, फिर आपका एक्सपेंस कम होना था और कैश ज्यादा होना था। अब एक्सपेंस ज्यादा है, कैश कम है, क्योंकि नेट ऑफ पेमेंट है 5 क्रेडिट में है, मींस बाकी का 5 देने वाला है। डन हो गया जी। तो एग्जामिनर कोई ना कोई साइंस हर क्वेश्चन के अंदर पुट्ठी सीधी रखता है। ले जी, ये वाली कहानी भी हो गई 5 की। 19 उठाया और 5 उठाया, ये दोनों गए। देन क्या चीज़ है जी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। ये क्या चीज़ आ गई, सीडी आ गया किसका, स्टॉक का। 10 का क्लोजिंग उठाया आपने, सीडी में लिख दिया, ये भी गया। नेक्स्ट 28 है ट्रेड रिसीवेबल। ये क्या चीज़ है, ये भी ट्रेड रिसीवेबल्स का भी सीडी है 28 का। ये ऊपर कंबाइन हेडिंग आ रही है क्लोजिंग के हिसाब से। क्या मतलब, आपने इवैल्यूएट किया कि ये क्लोजिंग है, इस तो हिसाब पुत्र ये है ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग देता है ना, एक चीज़। दूसरी चीज़ की कहता है, सही है, वो कंटिन्यू आ गया। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट स्टेटमेंट 30 जून 14, 30 जून 14 की डिटेल दी हुई है उसने, या सीडी दिए होंगे या उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा दिया होगा। ठीक है जी। अब उसने जनरल कहानी की है ना, सारी की सारी कहानी जनरल का दी है। उसने कोई ट्रायल बैलेंस पूरा भी नहीं दिया, उसने तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनवानी है, तो उसने डाटा एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दिया, रेलेवेंट डाटा। सीडी उठाएंगे और सीडी लिख दिया आपने, ये गया सीडी। और क्या चीज़ है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6, ये सीडी आ रहा है किसका, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल। बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि डेटर में हो सकता है बैड रिटर्न ऑफ की नजर आ रहा है। यहां से निकलेंगे आपके एक्सपेंसेस नॉन कैश, जो कि शामिल होंगे किसी ना किसी एक्सपेंस में, और वो आप क्या करेंगे, गेट आउट बोलेंगे। क्या करेंगे? गेट आउट बोलेंगे। लेकिन यहां पर अब इत्तफाकिया तौर पे कुछ नहीं है। आपने कहा कि मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करता हूं, अकाउंट बनाता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सीडी बनाया 6 आया, बीडी कोई नहीं था, ठीक। तो यहां पर क्या आया, बैड डेट एक्सपेंस कितना आया, 6, और वही उसने ऊपर भी दे दिया हुआ है, बैड डेट एक्सपेंस 6। अब आप ये बताएं कि ये बैड डेट रिटर्न ऑफ है या बैड डेट एक्सपेंस है? ये बैड डेट एक्सपेंस क्रिएटेड हुआ है और सेम है, इसका मतलब ये डेटर के अकाउंट में जाके हिट नहीं करेगा। इसका मतलब ये डेटर के अकाउंट में जाके हिट नहीं करेगा। अगर यहां पर दिया होता 6 की बजाय, बच्चे ने कह दिया 8 ले लेता हूं। अगर एक्सपेंस दिया होता बैड डेट एक्सपेंस 8 का, क्या दिया होता, बैड डेट एक्सपेंस दिया होता 8 का, फिर क्या होना था, 6 आपका प्रोविजन के जरिए आया होना था और 2 बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ होना था, और फिर ये 2 यहां से बनाकर आपने क्या करना था, डेटर के अकाउंट में लिखना था। समझ लग गई? अब डेटर के अकाउंट में बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या आ रहा है, नील आ रहा है। बात समझ लग गई? अगर 8 दिया होता तो क्या करना था, 2 उठाना था और 2 इधर आना था, बैलेंसिंग निकाल के फिर घूम फिर के चीजें निकल कर आनी थी। डन हो गया जी? तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपका बैड डेट का भी आ गया कि किस किस तरीके से जाना था काम। और क्या चीज़ दी हुई है जी क्वेश्चन के अंदर? आई थिंक सो मैंने सारा डाटा ले लिया है। 80 ले लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40 ले लिए, बैड डेट ले लिए, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम की कहानी कुछ बताई हुई है, वो देखते हैं। फाइनेंस चार्जेस पेड ले लिया, 19 ले लिया, यहाँ से टैक्स पेमेंट भी निकाल दी, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। ट्रेड पेएबल का सीडी रहता है जी 20, और 105 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का सीडी रहता है 105। 20 सीडी आ गया ट्रेड पेएबल का, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का सीडी आ गया 105। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एसएल इनकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 70 मिलियन। क्या करूं इसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर पीपी में चला जाएगा, पीपी में चला जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पीपीई 70, पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री आ गई। नेक्स्ट क्या चीज है जी? लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम relates to a car which was destroyed in an accident. Its cost and WDV at the time of accident was 5 million and 4 million respectively. कब आपको एसेट का अकाउंट कॉस्ट पर बनाना चाहिए और कब आपको एसेट का अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाना चाहिए? कोई स्टूडेंट? पुत्र जी डेप्रीसीएशन तो गिवन होंदी है, खुद भी फाइंड करनी हो तो वो तो WDV के ऊपर भी बनाएं तो भी डेप्रीसीएशन बैलेंसिंग निकल कर आ जाएगी, और आप साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसीएशन का अकाउंट बनाएं तो भी निकल कर आ जाएगी। अगर डिस्पोजल आपकी गिवन की हुई है और उसकी बुक वैल्यू दी हुई है तो क्या करो, एसेट का अकाउंट किस पर बनाओ, बुक वैल्यू पर बनाओ। फिर उसकी कॉस्ट फाइंड करना, उसका कोई डाटा हो ना हो पता नहीं, क्या करो, अगर कोई डिस्पोजल दी हुई है तो क्या उसकी बुक वैल्यू दी हुई है तो एसेट का अकाउंट किसके ऊपर बनाओगे, बुक वैल्यू के ऊपर बनाओगे। यहां पर भी डिस्पोजल दी हुई है और उसकी बुक वैल्यू भी दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है और बुक वैल्यू दी हुई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना सकता हूं, निकाल सकता हूं,
लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं से मुश्किल ही हो जाएगी। मुझे डाटा किस चीज़ का दिया हुआ है, एसेट से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। टाइम भी नहीं बताया हुआ ना, क्या टाइम भी तो नहीं बताया हुआ कब। टाइम भी नहीं बताया हुआ और रेट्स भी नहीं बताए हुए, तो मैं क्या करूँगा फिर, बुक वैल्यू के ऊपर बनाऊँगा। एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर बनेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे तो वैसे ही दिया हुआ CDWDV है, यहाँ पे तो कोई और चांस है ही नहीं। जहाँ पर चांस हो भी वहाँ पर बोल रहा हूँ आपको कि डिस्पोजल की अक्सर बुक वैल्यू दी होती है, तो फिर वर्किंग बनाओगे, उसकी कॉस्ट कितनी थी, फलाना कितना था, उसकी बजाय क्या करो, एसेट अकाउंट ही किस पे बना दो, बुक वैल्यू पे बना दो, WDV पे बना दो। ले जी, डिस्पोजल 4 की आ गई जो उसने कही हुई थी। और कोई चीज है यहाँ पे, देयर आर नो अदर डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, और कोई नहीं है, कहानी खत्म। यहां से आपको बैलेंसिंग मिलेगी, डेप्रीसिएशन क्या मिलेगी जी, ये एक एडजस्टमेंट है, एक बैड डेट की एडजस्टमेंट थी। इसी तरह से और निकल कर आ सकती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, जो शामिल हो सकती हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट साथ डालकर दे दिया जाए तो वहां से क्या निकलेगा, फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहा हो तो फेयर वैल्यू लॉस निकलेगा या फेयर वैल्यू गेन निकलेगा, या वो एक्सपेंसेस में पड़ा होगा या वो अदर इनकम में पड़ा होगा। अदर इनकम में होगा तो अदर इनकम में से गेट आउट बोलोगे ताकि वो अदर इनकम जो हो वो कैश वाली निकल कर आ जाए, जो कि रिसीव हुई होगी कैश में और कस्टमर से रिसीव कल आएगी। अगर लॉस होगा तो लॉस में से एडजस्टमेंट करोगे तो फिर क्या आएगा, कैश वाला एक्सपेंस आएगा, वहां से कैश पेड निकालना है। तो ये 13 की आपकी आ गई और ये उसी 40 के अंदर जाके क्या होनी है, लेस होनी है, नॉन कैश। और फिर बैलेंस आ जाने कितना, 27 का, ये आप लिखेंगे एक्सपेंसेस में 27। आ जाओ यार, 27 ही होना चाहिए, 27। और मैंने फेस पे यहीं पे किया हुआ है, -13 किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही चीज़ थी। अब आपको मैंने वैसे वो चीज़ें लेकर बता दिया, यार ये भी 3-4 चीज़ें अगर जम हुई होती तो क्या करनी थी, निकालनी थी। क्वेश्चन में जम की नहीं हुई, उसको वैसे ही सेपरेट करना था। ले जी, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, बैलेंस कर देंगे। नंबर 1, एक्सपेंसेस पेबल के अकाउंट से आपका निकल कर आ जाएगा एक्सपेंस के कैश कितना पे हुआ है, इसका कोई क्लोजिंग बताया होता तो इससे कम होता। आप ये कैश एक्सपेंसेस का पेड यहाँ पे ले आएंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल से कैश आ जाएगा 152, कैश रिसीट आ गया 152। फिर अगला लेजर क्लोज करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आ रहा। अच्छा जी, ट्रेड पेबल से अभी नहीं आएगा। इन्वेंट्री से आपका बनेगा ये बैलेंसिंग 86, ये जाएगा इधर और फिर यहाँ से आएगा कैश बैलेंसिंग। इन्वेंट्री डेबिट, पेबल क्रेडिट। और अपनी आसानी के लिए हम परपेचुअल सिस्टम वाली एंट्रीज पास कर रहे होंगे और 78 कैश पे करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। जी बेटा जी। सर आपने अज्यूम किया टैक्स की कैलकुलेशन किया 1914 और नेट टिकट उसका 5 आ गया। मैंने अज्यूम कुछ नहीं किया था, जो लिखा हुआ था मैंने वो चीज़ लिख ली थी। 1914 लिखा हुआ, 19 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ था नेट कैश। टैक्स की वर्किंग के अंदर नेट कैश, ठीक, नेट कैश था और वो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था उसने। ठीक, मैंने कोई अज्यूम नहीं की थी चीज़। यहाँ पर एक्सपेंस दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, ये 19 दिया हुआ था, तो यही मैंने ले लिया था कि क्वेश्चन के साथ रिलेट हो जाए। एनी क्वेश्चन ऑन इट? ब्रेक। हाँ, कहता बच्चा ब्रेक कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। लें जी, ब्रेक कर दें जी। चलें जी, आए जी बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने देख ली किस तरीके से आएगी, किस तरीके से उसमें से मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में चीज़ें पुट इन करनी है। आपको लेजर में जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए?
जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, किस किस कौन कौन सी एंट्री है। सेम इज द थिंग, आपका ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली वन क्वेश्चन बिन आस्क्ड यूजिंग डायरेक्ट मेथड एट FAR1 लेवल, संडे ट्रेडर्स। असल में आपको डाटा कौन सा चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है आपको कौन सा, डायरेक्ट मेथड की प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा चाहिए, चाहे वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख कर दे दे, स्कैटर्ड फॉर्म में लिख के दे दे, चाहे आपको टेबुलर फॉर्म में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस दे दे। यू नीड सेल्स, यू नीड कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेस एटलीस्ट, ताकि आप पेबल से क्रेडिटर से मालूम कर सकें सप्लायर की पेमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, इन्वेंट्री से आप जाएंगे परचेजेस के ऊपर, परचेजेस से आप पेबल के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस का डाटा आगे फिर से चाहिए आपको कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये फलाने कितने हैं, और उनमें से नॉन कैश की आपने गेट आउट बोलना है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि दोनों तरीकों से हो सकता है, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। डाटा अवेलेबल है, फुल फ्लैज डाटा अवेलेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सारी अवेलेबल है, और आराम से दोनों तरीकों से हो सकता है। इनडायरेक्ट तो हो ही सकता है, डायरेक्ट के लिए स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये चीजें हों। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊं या कोई और क्वेश्चन करवाऊं? अब उसकी बेस बना दी है, वही करा ले। उसकी बेस बना दी है, वही करा ले। इसकी बेस बना दी है, चलें बस यही करवा देते हैं। इसकी वंस अगेन मैंने कौन सा कॉपी किया हुआ है, डायरेक्ट मेथड कॉपी किया हुआ जी, और इनडायरेक्ट भी किया होगा। चलो नहीं किया हुआ तो देख लेंगे, हुआ होगा। लें जी, अगर डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी होगी तो आप जरा स्पीडीली काम, आप ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेंगे। मैं ओपनिंग क्लोजिंग टिक नहीं करवा रहा कि ये ओपनिंग क्लोजिंग होंगे, ठीक है जी। मैं टिक ओपनिंग क्लोजिंग को टिक नहीं करवा रहा, वो इंडिविजुअली लेजर्स में जाके आपने क्या कर देने, पोस्ट कर देने। अब अगर आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन मिल जाता है डायरेक्ट मेथड से, जैसे ये वाला फुल फ्लैज अच्छा क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन है 19 मार्क्स का, फुल फ्लैज क्वेश्चन हुआ। अब जो आपका मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, वहां पर आपको नॉन करंट एसेट के तमाम लेजर्स बनाने पड़ते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, नॉन करंट लायबिलिटीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए, इक्विटी के लेजर्स बनाने पड़ते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक। इनडायरेक्ट मेथड हो तो 3-4 लेजर्स नहीं बनते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो चीजें डील होती हैं, बस वो लेजर्स नहीं बनते, बाकी सारे के सारे ओपनिंग क्लोजिंग उठा के ठाक करके फेंक देते हैं हम। डायरेक्ट मेथड में वही 3-4 लेजर्स मेन हो जाते हैं, कस्टमर का, डेटर का यानी सप्लायर का यानी क्रेडिटर का, एक्सपेंसेस के सप्लायर का, और पेएबल के साथ परचेजेस के साथ लिंक होता है इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट। इस वजह से क्रेडिटर के साथ नथी होके इन्वेंट्री का लेजर, ये सारे के सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के लेजर्स हैं। टैक्स पेएबल का लेजर बनाना ही बनाना है, इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाना ही बनाना है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि अगर यहां पर ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर रिसीवेबल लिखा हो, यहां पर ट्रेड पेएबल एंड अदर लिखा हो, तो ये एंड अदर जो है ना, ये खतरे की इलामत है। ये क्या है? खतरे की इलामत, इस लिहाज से कि इसके अंदर चीजें शामिल की होंगी। इसी में इंटरेस्ट पेएबल लिखा होगा, हो सकता है टैक्स पेएबल भी इसी में जम किया हो, गो के टैक्स पेएबल के लिए एक रिक्वायरमेंट है अलग से मेंशन हो, इंटरेस्ट पेएबल इसी के अंदर जम किया होगा, और फिर वो आपको निकाल कर अलहदा रखना पड़ेगा। उस सूरत में जब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाएंगे ना बच्चों, क्या बनाएंगे? वर्किंग
कैपिटल चेंजेस, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, तो आप लिखेंगे डेटर एंड अदर। अब आपने ब्रैकेट में काम करना है, क्या करना है, ब्रैकेट में काम करना है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं आप एसेट्स में, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं आप लायबिलिटीज में। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल, उप्स, एक और काम जो मैंने आपको बताना था वो भी साथ साथ करने लगा हूं। वो क्या बताना था, बैड डेट की ट्रीटमेंट। कौन सी ट्रीटमेंट, बैड डेट की ट्रीटमेंट। आपको चाहिए होते हैं यहां पर ट्रेड रिसीवेबल ग्रॉस, यस सर, क्या चाहिए होंगे, ग्रॉस, लेकिन यहां पर दिए होंगे नेट। यहां पे क्या दिए होंगे, नेट। बैड डेट की ट्रीटमेंट करने लगे हैं कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट में भी वैसी होगी, डायरेक्ट में भी वैसे ही होगी, इनडायरेक्ट के लिए ट्रीटमेंट करने लगे हैं। नीचे इसमें दी हुई है प्रोविजन की डिटेल कोई, डेप्रीसिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं इसमें नहीं है। हम अज्यूम करते हैं जी पहले अलहदा से, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। अब बैड डेट की बात हुई है तो मैं बैड डेट की कहानी पहले डिस्कस कर दूं, फिर आगे बात करेंगे। एज्यूमिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेटर आ रहे हैं 2023 2022, बताएं जी, कोई एज्यूम करके बताएं। और 300 और 200 ये कह रहे हैं, सही है, सही है, ठीक है जी, आपने कह दिया तो कह दिया। सही है। अच्छा जी, 5% भाई कहते हैं 5% प्रोविजन भी रखनी है, कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 5% मेंटेन होती है, एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होते हैं डेटर कौन से, नेट। यू हैव टू मेक अ वर्किंग, एक छोटी सी वर्किंग आपने बनानी है। आपने जाना है, आपने कहना है डेटर्स ग्रॉस लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर कौन से आ जाएंगे, नेट आ जाएंगे। आप लिखेंगे 2023 2022। आपके पास गिवन है नेट डेटर्स 3000 2000। इट मीन्स इट इज 100, इट इज 5 एंड इट इज 95। अगर दी होती प्रोविजन 6%, फिर ये 100 होने थे, ये 6 होने थे, ये 94 होना था। ठीक, अब हम एज्यूम करते हैं ये 6%, 5% तो सीधी सीधी सी कहानी होती है। 6% तो 6% आ जाएगी, ये 94% पे होंगे। आप 2000 को 0.94 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 127.66। पुत्र जी डिवाइड करना है, ये बढ़ेगी। मल्टीप्लाई कर, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ नहीं करनी, वेख लेना है। डिवाइड कर, डिवाइड कर 21 27 और 127 आ जाएगी आपकी प्रोविजन। 3000 को डिवाइड कर दें 0.94 से, 3191 और ये बन जाएगी 191। आपकी ये वर्किंग पहली वर्किंग बनेगी। उसके बाद डेटर्स रील होंगे, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो। अब आप ये समझ लें, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, प्रोविजन का इंफॉर्मेशन है तो ये वाली वर्किंग करनी ही करनी है। उसके बाद आपने उठाने हैं डेटर्स। क्या करने हैं, डेटर्स उठाएंगे और डेटर अब आ जाएंगे ग्रॉस, बीडी सीडी। बीडी आ जाएगा आपका 3191, सीडी आ जाएगा आपका 2127। अगर आपका होगा और अदर बाकी की इंफॉर्मेशन, मजीद इंफॉर्मेशन 6% प्रोविजन है और लिखा हुआ है बैड डेट रिटर्न ऑफ कोई अमाउंट बैड एंड रिटर्न 500,
एडी ढेर सारी अमाउंट बैड डेट रिटन ऑफ कर दिंदा यार। वो 200 300 दसिया है, हुण 500 टिका के पढ़ाता है फट के। 50 का बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब आपकी जो डायरेक्ट मेथड से वर्किंग होगी वो क्या होगी, और इनडायरेक्ट मेथड से वर्किंग होगी वो क्या होगी। इनडायरेक्ट मेथड से आपने काम कहां पे करना होता है, चलें बैड डेट कितने हुए थे, 50 हुए थे। क्या हुए थे, 50। तो अगर आप इनडायरेक्ट मेथड में वर्किंग कर रहे होंगे, आप वहां पे लिख रहे होंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और उसके अंदर आपने लिखा डेटर में इंक्रीज और डिक्रीज। फार्मूला हमने बनाया था ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यही बनाया था। अब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में एक छोटा सा काम करना है, यहां पर बैड डेट भी कर देना है, बैड डेट रिटर्न ऑफ। फार्मूले में चेंज आएगी आपकी ओपनिंग माइनस बैड डेट रिटर्न ऑफ माइनस क्लोजिंग। ये देखें, ओपनिंग में से ये माइनस कर देंगे और फिर ये माइनस कर देंगे, ठीक। तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ओपनिंग कितना 3191, बैड डेट 50, क्लोजिंग 2127। अब आपका आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का प्रॉपर। ये वे आउट होगा आपका बैड डेट को डील करने का विद कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ये कौन सा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस सिर्फ ही अभी डील। ऊपर अभी एडजस्टमेंट 4 में आना है। एडजस्टमेंट 4 में दो चीजें आनी है। एडजस्टमेंट 4 में एक चीज आनी है बैड डेट रिटर्न ऑफ, एक आना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से बैड डेट। दो चीजें, बैड डेट रिटर्न ऑफ 50 के आ जाएंगे, और यहां से प्रोविजन से भी तो बनाओगे ना 191 और 127, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 312 और सबर कर ले पुत्र, इन्नी छेती नहीं मचाई दी होंदी। बीडी केड़ा 191, सीडी केड़ा 127। कम हुआ ज्यादा हुआ, अब एक्सपेंस रिवर्स हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। क्या हो गया, एक्सपेंस रिवर्स हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। और कितनी बैलेंस बना है जी, 64 का। एंट्री क्या हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। जो आपको बैड डेट नजर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 50 इधर बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, और 64 इधर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 64। और आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शायद 14 अदर इनकम में नजर आ रहा हो। ठीक, तो अब ये 64 अलहदा करोगे और 50 अलहदा करोगे। 64 अब क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट 4 में लेस हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस हुई है। अगर नॉर्मल अंदाज होता, इंक्रीज ही हो रही होती, फिर एड बैक ही हो जाना था। डायरेक्ट मेथड में बैड डेट रिटर्न ऑफ में वो पीपी में जाएंगे। डायरेक्ट मेथड की बात अभी करने लगा हूं, पहले इनडायरेक्ट पूरा कर लेने दो। ये बैड डेट रिवर्स के केस में आएगा। ये बैड डेट रिवर्स के केस में ये हुआ है। क्या हुआ है, बैड डेट रिवर्स के केस में ये हुआ है, और नॉर्मल बैड डेट के केस में हम फिर से ज्यूम कर लेते हैं चीजें। ठीक, उसमें एड अप एक्सपेंस ने एड अप होना है, ये रिवर्स हो गई है। बैड डेट रिटर्न ऑफ बैड डेट क्या है, रिवर्स हुआ है, रिवर्सल ऑफ बैड डेट हुई है। अब अज्यूम कर लेते हैं, मैं डाटा सेम अज्यूम कर लेता हूं ताकि काम जल्दी हो जाए। 2023 2022 इस केस में जो डेटर हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिए हुए हैं वो दे दिए हुए हैं, सेम तो नहीं उठा रहे,
नहीं सही उठा रहे हैं, 3000 और 2000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहा है उसने कितना है 6%, बैड डेट रिटर्न ऑफ उसने बताए हैं 50 के हैं। ठीक, अब इंक्रीज की कहानी आ गई। अब वर्किंग वही बन जाएगी डेटर की। आपके 2023 आ जाएगा, 2022 आ जाएगा। डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और नेट डेटर्स, ये 3000, ये 2000, ये 3191 बना था, ये 2127 बना था, 127, 191। अब क्या होगा? अब इसका मतलब आपकी कहानी ये होगी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का BD 127 है, CD कितना है बच्चों 191, बैड डेट एक्सपेंस कितना बना 64 का, और जो बैड डेट का एक्सपेंस होगा उसके अंदर डेटर से आ रहा होगा 50 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से आ रहा होगा 64, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव में 114 जा रहा होगा। ठीक, बात समझ लग गई? अब आप जो कर रहे होंगे आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एडजस्टमेंट 4 के अंदर काम चला जाएगा आपका, एक ऐड हो जाएगा आपका बैड डेट रिटर्न ऑफ 50 का, एक बैड डेट आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का 64, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस ओपनिंग माइनस बैड डेट माइनस क्लोजिंग। डेटर के केस में ओपनिंग कितना था 2127 माइनस बैड डेट 50 माइनस क्लोजिंग 3191, आपका एक बैलेंस ये आ जाएगा। बात क्लियर हो गई जी? रिवर्सल भी डील हो गई और रिवर्सल के बगैर इंक्रीज भी डील हो गई, इंक्रीज इन प्रोविजन भी डील हो गई, डिक्रीज इन प्रोविजन भी डील हो गई। डन हो गया जी? दोनों चीजें डील हो गई हैं और दोनों चीजों में किस तरीके से वर्किंग होनी है एज पर एग्जामिनर, और एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोला अगर एडजस्टमेंट होगी तो क्या करोगे, ये वाला तरीका कार इस्तेमाल करोगे। अब वो पुराना मेथड जो हम किया करते थे पुराने बंदों से मुखातिब हूं, कनेक्ट कर दिया करते थे, या उन बंदों से मुखातिब हूं जो YouTube की पुरानी वीडियोस उठाकर देख रहे होंगे, ठीक, या कोई भी मैंने कोई पुराना क्वेश्चन करवाया हुआ है वो देख रहे होंगे, पुराने स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी वो आसान मेथड करवाया करता था कि आसानी स्टूडेंट में आसानी से डील हो जाए। लेकिन जब एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि जनाब जब भी इंफॉर्मेशन होगी तो क्या करना है, ये ग्रॉस अप करके मेथड करना है, मैंने अपनी बुक के सारे क्वेश्चन चेंज किए हैं, बैठ के सारे सॉल्यूशंस को चेंज किया है, नए मेथड के ऊपर लेकर आ गया। क्यों? अब जरूरी है। जब एक बंदा कहता है नहीं ये तरीका कार करना है, फिर क्या करना चाहिए, उसको सीख के उसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। स्टूडेंट ने तो वही चीज़ सीखनी है जो हमने सिखा देनी है, तो हम वही चीज़ सिखा देते हैं जो एग्जामिनर ने पूछनी है, कहानी ख़त्म, पैसा आजम। आगे चलेंगे। डन हो गया जी? एंड बैड डेट की कहानी एंड हो गई है जी, डायरेक्ट मेथड से रह गई है। यही वाला चीज़ अगर आपकी डायरेक्ट मेथड होगा उसमें तो कहानी कौन सी आनी है, डेटर लेने ही कौन से हैं, ग्रॉस, BD आ जाएगा 2127, CD आ जाएगा 3191, यहाँ पे आ जाएंगे बैड डेट 50 के,
यहां पर आ जाएगा डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट ग्रॉस, जिसमें कैश वाली भी होगी, जिसमें क्रेडिट वाली भी होगी। यहां से हमारा कैश आ जाएगा बैलेंसिंग। ये हो जाएगा हमारा कौन सा तरीकाकार, डेट मेथड। अब चूंकि मैंने सेल्स एज्यूम नहीं किया है, ना ही मैं कोई एज्यूम कर रहा हूं, तरीकाकार बस ये आना है डेट मेथड से। डन हो गया जी? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। आए जनाब, क्वेश्चन और करवाऊं या बस छोड़े? मारो गोली, मारो गोली। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2-3 चीज़ें डील करना बता दूं। यहाँ पर आपके पास जो नोट्स दूंगा वहाँ पे लेजर सारे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बुक के अंदर मौजूद हैं। बुक के अंदर ये सारे लेजर्स मौजूद हैं। बेशक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा जाते हुए, जो स्टूडेंट्स हैं। लाइब्रेरी में बुक पड़ी है, मेरी बुक लेके कॉपी करवा लें अगर हार्ड फॉर्म में चाहिए तो। इसमें मैंने क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पर एंट्री नंबर लिख दिया हुआ है। लेजर है रिटेन अर्निंग का एंट्री। कौन सी? कैश डिविडेंड की एंट्री याद है क्या होती है? क्या होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और डिविडेंड पेएबल कहां पे आ रहा है? ये आ रहा है क्रॉसिंग। ठीक। और नहीं समझ लगती आपको तो नीचे जाएं, नीचे जाएं और जाएं आगे, और आगे और आगे जाएं। यहाँ पे एंट्रीज लिखी हुई है मैंने, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अगर कोई एंट्री नहीं समझ लगती, कोई क्रॉसिंग आपसे नहीं हो रही है, तो क्या करो, नीचे एंट्रीज पे जाओ और एंट्री पढ़ लो ये क्या है, और फिर उस लेजर में जाके क्या कर लो, पढ़ लो। सारी की सारी रिवीजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तमाम लेजर्स की क्या हो जाएगी? रिवीजन हो जाएगी आपकी। इन अ गो आधे घंटे में बैठ के करनी है तमाम एंट्रीज की। ठीक। अच्छा जी, कोई इक्का दुक्का शायद लिखने से रह गई हो, अदरवाइज काफ़ी हद तक मेहनत करके लिखी हुई हैं। चंद चीज़ें ज़रूर डिस्कस करूंगा इसके अंदर। पीपीई यहाँ पर डिस्कशन होनी चाहिए। वो किधर गई है? यस, गवर्नमेंट ग्रांट। आई वांट टू डिस्कस गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट के लेजर में क्या क्या कुछ आ जाता है बच्चों? एक बीडी आएगी, करंट प्लस नॉन करंट दोनों इकट्ठी लेनी है, डेफर्ड लायबिलिटी में होती हैं। एंट्री आती है कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो, ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या इनकम हो, दोनों सूरतों में अगर ओवर द पीरियड के एक्सपेंसेस हैं तो एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो तो भी एंट्री होती है कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। नेटिंग ऑफ वाला मेथड नहीं, यहां पे चांसेस है नेटिंग ऑफ वाला मेथड नहीं यूज करेगा कैश फ्लो में। कौन सा यूज करेगा? डेफर्ड लायबिलिटी, अदर इनकम के तौर पर लिखने वाला। दूसरी एंट्री होती है डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम नॉन कैश आइटम। और यही डेफर्ड लायबिलिटी कहां पर आ रही होगी? अदर इनकम में चली जाएगी ना। कहां पे फॉल कर जाएगी? अदर इनकम में। और अदर इनकम में क्या चीज पड़ी होगी? नॉन कैश आइटम। तो फिर इसको डीलिंग कैसे करेंगे? अदर इनकम में पड़ी होगी, चाहे ग्रांट रिलेटेड टू क्या हो? एसेट, चाहे ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। कहां पे पड़ी होगी? अदर इनकम में पड़ी होगी। तो आपकी एक एंट्री आ गई, ग्रांट इनकम टेकन टू इनकम नेट ऑफ विद एक्सपेंस भी हो सकती है, एक्सपेंसेस में भी नेट ऑफ हुई हो सकती है, एक्सपेंसेस में से लेस हुई हो।
ग्रांट रिलेटेड टू क्या हो, इनकम हो, ओवर द पीरियड हो, और साथ कहे कि जनाब हमारा मेथड कौन सा है, एक्सपेंसेस के साथ नेट ऑफ करने वाला, तो फिर एक्सपेंसेस को कम कर चुकी होगी। स्टिल आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर्म में इनकम के तरह से ट्रीट करेंगे और क्या करेंगे, एड अप कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इनकम को लेस कर देंगे। बीइंग दिस एंट्री 24 नंबर एंट्री कौन सी है, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, या डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। डन हो गया जी, रिवर्स हो जाएगी, मुश्किल तो नहीं है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी एक चीज। अगली चीज क्या है, ग्रांट रीपेमेंट आ सकती है। क्या आ सकती है, ग्रांट की रीपेमेंट आ सकती है। क्या आ सकती है, ग्रांट रीपे की। ग्रांट रीपे करेंगे तो क्या होगा, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और कैश क्रेडिट। वंस अगेन यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये भी क्या है, नॉन कैश। वंस अगेन यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, नॉन कैश। तो वो वाली एंट्री भी आप देखेंगे कि यहां पर तो इस लेजर में से तो जो भी बैलेंस मिलेगा वो तो कैश बैलेंस मिल जाएगा ना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जो एंट्री जा रही होगी वो नॉन कैश होगी, वो एडजस्टमेंट फॉर्म में आएगी। ये वाली ग्रांट रीपेड एक्सपेंस वाली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस दो तरीके से आ सकती है ना, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट 50 से, प्रॉफिट एंड लॉस 20 से, और कैश 70 से। ऐसे ही होगा ना, फुल पे हो रही होगी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला वैसे कैश वाली आइटम ही बन जाएगी, वो एड बैक नहीं किया हुआ, मैंने भी नहीं किया हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस वाला कैश वाला ही आइटम है ना, वो एड बैक नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये वाली एंट्री एड बैक होनी है, ये वाली एक चीज आ गई। ये एक आएगा अगला मामला, वेयर यू हैव टू डील दिस एंट्री कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। ये कैश कहां पे डील करना है, ये कैश की रिसीविंग कहां पर डील होगी। अगर तो ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है, फिर कहां पे डील होनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पे होनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, फिर कहां पे होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नहीं पल्ले पड़ी बात, अभी नहीं आई, कल तक आ जाएगी समझ इंशाल्लाह। कल पूरा टॉपिक करवाना है तो वो रिवाइज हो जाएगा और फिर समझ लग जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। ग्रांट रिलेटेड टू अगर एक्सपेंस होगा तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से हुआ ना डील, तो फिर कहां पे आनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होगा तो फिर नॉन करंट एसेट से रिलेट कर रहा हुआ, फिर कहां पे जानी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन से वाली एंट्री, ये कैश की रिसीविंग, कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट वाली एंट्री। मैंने लिख दिया हुआ है जनाब, ग्रांट रिसीट फॉर इनकम या फॉर एक्सपेंसेस होगा तो इसको कहां पर डील करेंगे आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। कैश रिसीट फॉर ग्रांट और ग्रांट रीपेड भी यहां पर ही डील हो जाएगा। कहां पर डील कर देंगे, वहां पर डील कर देंगे जहां पर जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद आप लिखते हैं इंटरेस्ट पेड, इस जगह पर ग्रांट रिसीव्ड की एंट्री कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इस जगह पे ग्रांट रिसीव्ड की एंट्री पास कर दीजिएगा कि ग्रांट रिसीव आई है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद। इस जगह पर ग्रांट
रसीव्ड, अगर क्या होगी, ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस होगी, और अगर होगी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर दोनों चीजें यहां पर आएंगी, ग्रांट की रीपेमेंट वाली साइड, क्रेडिट साइड जो आपने पे की, फिर वही चीज यहां पर आ जाएगी। ये 70 रुपए जो थे रीपेड ऑफ ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड टू क्या आ जाएगा, अब एसेट आएगा, और यहां पर भी ये 70 रुपए यहां पर आएगा अगर ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस होगा तो। अगर ग्रांट रिसीव हुई है तो यहां पर कोई अमाउंट अज्यूम कर देता हूं मैं 500, तो ये 500 यहां पर आ जाएगा, ये 500 यहां पर आ जाएगा अगर ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, और 70 आ जाएगी यहां पर अगर आपने रीपेमेंट किया ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो। वहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम ग्रांट के नाम से लिख बात जो मर्जी लिख दो, टेंशन उसमें नरेशन में कोई टेंशन नहीं है, नरेशन आगे पीछे कर सकते हो, कैश रिसीव फॉर ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, जो मर्जी लिख दो, नरेशन इज नॉट अ बिग इशू, द बिग इशू वेयर टू ट्रीट इट, ठीक है। नरेशन आगे पीछे हो सकती हैं, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बताई हुई है कोई चीज उसने, क्या आप ये लिख सकते हो पीपीई परचेस्ड और फिर पेमेंट लिख दो, क्या ये भी लिख सकते हो पेमेंट फॉर पीपीई परचेस्ड, चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी कर दो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पीपीई, प्रोसीड ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, चॉइस इज योर्स। तो नरेशन इज नॉट अ बिग इशू वेयर टू ट्रीट इट। हाँ जी बच्चों, समझ लग गई है? सर ग्रांट रिसीव और पेड, हाँ दोनों इंटरेस्ट पेड के बाद है नीचे। यस, पेड तो पहले लिख लियो, बाद में लिख दियो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद लिखनी है। ग्रांट रिसीव भी और पेड, यस, ग्रांट रिसीव भी ग्रांट पेड भी, रिसीव ऐड होगी और पेड लेस होंगी। ए यहां पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जरा अच्छा सा करके लिख देता हूं, खूबसूरत सा करके लिख देता हूं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद आप लिखते होते हैं इंटरेस्ट पेड, उसके बाद आप लिख देंगे ग्रांट रिसीव्ड या फिर ग्रांट रीपेड, रीपेड लेस हो जाएगी जो कि आ रही है 70 की और रिसीव हो रही है 500 की, जो मैंने अज्यूम की है वैल्यूज 500 और यहां पर 70, यहां पे तो 50 आ जाएगा, ओवरऑल 70 आ रहा होगा डेफर्ड इनकम जी। डेफर्ड इनकम नॉन कैश आइटम एडजस्टमेंट फॉर में, वो तो आनी ही यहां पे है, एडजस्टमेंट फॉर में, ठीक है जी। एडजस्टमेंट फॉर में एक्सपेंसेस भी ऐड बैक कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं जी, ये 20 वाला एक्सपेंस भी ऐड बैक कर रहा हूं, ये 20 वाला, और कोई इनकम यहां पर कह देते हैं 30 की, ये भी कर रहा हूं, ये वाला एक्सपेंस, ये 30 की इनकम, ठीक है जी। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, ग्रांट इनकम लिखी गई, नॉन कैश है, क्या कर दो इसे यहां पर डील कर दो। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस बाद में पे हो रहा होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक करते हो, इसी तरह से ग्रांट का रीपेड कोई एक्सपेंस है जो कि ये 20 का आया था, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो ये 20 का जो आया था ये भी ऐड बैक कर दोगे अगर कोई एक्सपेंस है तो। और फिर इसकी एंट्री जो पेमेंट किया है, टोटल 70 पे किया है, ये 70 यहां पर आ जाएगा,
और अगर ये कोई 500 कोई नई ग्रांट आई है, ये यहां पर आ जाएगी, ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है। तो अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो ये वाली चीज तो यहीं पर आएगी इनकम, ये वाली चीज यहीं पर ही आएगी एडजस्टमेंट फॉर में। लेकिन ये जो दो पेमेंट्स हैं ये कहां पर जाके हिट कर रही होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हिट कर रही होंगी, 500 और 70 की। डन हो गया जी। जी अगर वो क्वेश्चन में हमें सिर्फ ग्रांट बताता है, तो बताता है हम उसे डेफर्ड इनकम ट्रीट कर रहे हैं, और वो बताता है कि इतने साल तक आपने उसको डेफर्ड इनकम ट्रीट किया, वो हमें हमने कितनी इनकम में एडजस्ट कर लिया, वो अमाउंट नहीं था। तो हम लोग पहले वो अमाउंट निकालेंगे, उसको निकाल के एडजस्टमेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये काम करना पड़ेगा जो इस साल में, सिर्फ इस साल की। यस, वर्किंग फिर बतानी पड़ेगी। इस साल की देखोगे कितनी बनती है, नॉर्मली इक्वली बन रही होती है। नॉर्मली क्या होती है, 500 आई है 5 साल के एक्सपेंसेस के लिए तो 100 आ जाएगी, तो 100 फिर क्या हो जाएगा, इनकम में आ जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ इस साल की करेंगे। सिर्फ इस साल की प्रॉफिट कैश फ्लो इस साल की बना रहे हो ना, सिर्फ इस साल की करोगे। वो वर्किंग पूरी बनानी पड़ सकती है अगर कोई रीपेमेंट हो, मींस पूरे का पूरा IAS 20 का सवाल किसके अंदर पुट इन किया हो, कैश फ्लो में पुट, दैट इज पॉसिबल। कभी उसका दिमाग फिरा तो वो ये काम कर देगा, यार कैश फ्लो भी उठाते हैं, साथ कोई IAS 36 उठा के फिट इन करते हैं, इसके अंदर IAS 20 फिट इन करते हैं, मजा आएगा, कोई चिल बनेगी। हाँ? लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसी कोई चवली मारूंगा। पास भी बना है। ठीक है, कोई 2-1 सवाल मैंने बनाए हुए हैं, बुक के अंदर मौजूद हैं इस किस्म के, उल्टे सीधे से। तो बच्चों असल चीज है कोई चीज लर्न कर लेना। कल अगर ये परसों या 10-15 दिन बाद अगर ये सवाल आ जाता है और कोई डीलिंग आ जाती है तो इंशाल्लाह क्या कहेंगे, यस शुक्र है रवियां ले लेती सी। ठीक है, मैंने भी रूटीन में नहीं करवाई हुई, इट्स अ टफ थिंग, इट्स अ टफ थिंग। और पढ़ाते पढ़ाते पास पेपर करवाते करवाते ये वाली चीज दरमियान में रह जाती है। दिस इज द रीजन कि मैं अब आज भी बता रहा हूं, अपने स्टूडेंट को भी साथ ही बता रहा हूं, उस वक्त नहीं डिस्कस हो पाई थी, ऐसे ही है ना, नहीं हुई थी ना, हाँ नहीं डिस्कस हुई थी। अपने स्टूडेंट्स को भी आज ही करवा रहा हूं। ये नई चीज सीखी हुई पेपर में आ गई तो कहोगे हाँ बस ठीक हो गया, जबरदस्त। थोड़ा सा हल्का सा चंक करवाया था वो एक क्वेश्चन के अंदर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील करवाई थी और गवर्नमेंट ग्रांट की भी हल्की सी शायद थी ट्रीटमेंट। वो कौन सा क्वेश्चन था, बुक में भी मौजूद है, नहीं बुक में नहीं मौजूद है, बुक में से निकाल दिया हुआ मैंने, इस दफ़ा ऐड नहीं किया, पुरानी बुक में ऐड किया था। चलें जी, समहाउ एंट्रीज लिखी हुई हैं ये आपकी, मैंने जाके इसको बुक से जाके बच्चों हाईलाइट कर लीजिएगा, इनकी डिस्कशन किया मैंने। दैट्स ऑल द गेम विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो। और अगर मैं सवाल करवाने बैठूंगा तो फिर और बहुत टाइम लग जाएगा और फिर हम उड़ जाएंगे। ठीक है जी, लेजर्स को देख लीजिएगा, कोई साइंस नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है कैश फ्लो के अंदर जिसको मज़ीद मैं डील करने की बात करूं। कैश फ्लो क्या करते हैं जी, एंड करते हैं ताकि हम मेजर टाइम किसके ऊपर लगा सकें, एक और मेजर टॉपिक पे लगा सकें जिसके ऊपर क्या है दिमाग उबल रहा है। लें जी, ऑफ करें जी।